हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10 का जीव विज्ञान। ठीक है ना। देखिएगा, हमारे चैप्टर का नाम है जैव प्रक्रम, जैसा कि आप लोग जानते हैं, और इंग्लिश में इसे बोलते हैं लाइफ प्रोसेसेस। ठीक है। और देखिए, एनसीईआरटी जो आपकी बुक है उसके हिसाब से आपका है अध्याय 6। ठीक। देखिए, ये जो चैप्टर है इसे हमने 4 भागों में डिवाइड किया है। पहला क्या है? पोषण है, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं न्यूट्रिशन। दूसरा श्वसन, रिस्पायरेशन। तीसरा होता है आपका परिवहन, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं सर्कुलेशन। और चौथा भाग होता है आपका उत्सर्जन, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं एक्सक्रीशन। ठीक है। तो देखिए, इस वीडियो लेक्चर में हम मेनली बात करेंगे किसके बारे में? पोषण के बारे में, यानी कि पोषण के बारे में पूरा पढ़ेंगे। तो यह मान लीजिएगा, ये हमारा कौन सा है? भाग 1 है इस वीडियो लेक्चर का। ठीक है। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं इस वीडियो लेक्चर को। तो चलिए, पहले हम देख लेते हैं सजीव, यानी कि सजीव किन्हें कहते हैं? लिविंग। इंग्लिश में सजीव क्या बोलते हैं? लिविंग बोलते हैं। तो इसमें भी देख लेते हैं भाई साहब। जिनमें विभिन्न जैविक क्रियाएं जैसे पोषण, उपापचय, श्वसन, उत्सर्जन, गति, वृद्धि, जनन आदि क्रियाएं होती हैं, वे सजीव कहलाती हैं। यानी कि जिनमें ये सब जैविक क्रियाएं पाई जाएंगी, पोषण, पाचन, श्वसन, गति, वृद्धि, जनन की, उन्हें हम सब क्या कहेंगे? उन्हें हम लोग सजीव कहेंगे। ठीक है ना। ऐसी चीजें सजीव कहलाएंगी। इसका उदाहरण जैसे आप लोग जानते हैं, मनुष्य हो गया, मेढक हो गया, गाय, पौधे आदि, ये सब क्या है? आपका सजीव के उदाहरण है। ठीक है ना। ये लोग क्या होते हैं? आपके सजीव होते हैं। चलिए अब लोग हम देख लेते हैं निर्जीव किन्हें कहते हैं, यानी कि इंग्लिश में से बोलते हैं नॉन लिविंग। ठीक है। नॉन लिविंग क्या है? जिनमें जैविक क्रियाएं नहीं होती हैं, उन्हें क्या कहेंगे? आप निर्जीव कहेंगे। ठीक है ना। जिनमें जैविक क्रियाएं नहीं होती है, उन्हें क्या कहलाते हैं? निर्जीव कहलाते हैं या निर्जीव कहते हैं उन्हें। ठीक है। यानी जैविक क्रियाएं क्या? पोषण, उपापचय, श्वसन, उत्सर्जन, गति, यही सब क्या है? जैविक क्रियाएं। जिनमें ये सब क्रियाएं नहीं पाई जाएंगी, उन्हें क्या कहेंगे? निर्जीव कहेंगे। इसका उदाहरण क्या हो जाएगा भाई साहब? आप लोग जानते हैं, जैसे पत्थर, बाल्टी, जग, स्कूटर आदि, ये सब क्या है? निर्जीव है। ठीक है। मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। देखिए, नोट में एक बात याद रखिएगा कि विषाणु यानी कि वायरस सजीव तथा निर्जीव के बीच की कड़ी है। इसका मतलब क्या होता है? अर्थात मुक्त अवस्था में यह निर्जीव अणु की तरह होता है, लेकिन जब यह किसी कोशिका को संक्रमित करता है तो यह सजीव की तरह व्यवहार करता है। इसका क्या मतलब हुआ? जब तक ये क्या रहेगा? वातावरण में उपस्थित रहेगा, तब तक क्या रहेगा? निर्जीव रहेगा। जैसे ही किसी कोशिका को क्या करेगा? संक्रमित करेगा, सजीव हो जाएगा। देखिए, चित्र के माध्यम से भी यहाँ पर समझा दिया गया है। जैसे कहाँ पर है? जब ये आपका वायरस कहाँ पर है? वातावरण में है, यानी कि मुक्त अवस्था में है, तो कैसा है? ये निर्जीव की तरह व्यवहार कर रहा है। कैसा है? निर्जीव की तरह। लेकिन जब ये किसी कोशिका में है, क्या कहाँ पर चला जाएगा? कोशिका में, यानी कि कोशिका को क्या कर देगा? संक्रमित कर देगा। यानी कि जीवित कोशिका कहाँ चला गया? अंदर चला गया। ठीक है। तब यह किसकी तरह व्यवहार करने लगेगा? सजीव की तरह व्यवहार करने लगेगा। इसीलिए हम इसे क्या कह देते हैं? सजीव तथा निर्जीव के बीच की कड़ी है। तो आगे बढ़ने से पहले हम एक क्वेश्चन भी देख लेते हैं। सजीव तथा निर्जीव में अंतर स्पष्ट कीजिए, यानी कि सजीव और निर्जीव में क्या अंतर होता है, उसे भी हम लोग देख लेते हैं। तो चलिए, इसके लिए सबसे पहले हम 2 सारणी बनाएंगे। एक में लिखेंगे सजीव यानी कि लिविंग, और दूसरे में निर्जीव यानी कि नॉन लिविंग। देखिएगा, इनमें पहला अंतर होता है, इनमें वृद्धि होती है। सजीव में क्या होगी? वृद्धि, और इनमें वृद्धि नहीं होती है। ये तो बहुत आसान सी बातें हैं। दूसरा, एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्वयं गति करते हैं। इस बात को ध्यान दीजिएगा। और ये क्या? एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्वयं गति नहीं करते हैं। ठीक है ना। और देखिएगा, जल, भोजन, वायु की आवश्यकता होती है किनको? सजीवों को। और इन्हें क्या हो जाएगा? जल, भोजन, वायु की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है ना। और देखिए, चौथा हो जाएगा आपका जनन, श्वसन, उत्सर्जन का गुण पाया जाता है सजीवों में, और जनन, श्वसन, उत्सर्जन का गुण नहीं पाया जाएगा कहाँ पर? निर्जीवों में। ठीक है। और नंबर 5 में हम लोग उदाहरण लिख देंगे, जैसे क्या? मनुष्य, मेढक, गाय, पौधे आदि। ठीक है ना। और इसमें क्या लिख देंगे? पत्थर, बाल्टी, जग, स्कूटर आदि। ये क्या होते हैं? आपके अंतर होते हैं सजीव तथा निर्जीव में। ठीक है। तो चलिए, हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जैव प्रक्रम, यानी कि लाइफ प्रोसेस। ठीक है ना। प्रोसेसेस भी बुक में लिखा है, तो आप जैसा भी चाहें। देखिएगा, जैव प्रक्रम 2 शब्दों से मिलकर बना है। क्या? जैव और प्रक्रम। अगर हम इसका शाब्दिक अर्थ निकालें, जैसे जैव का मतलब क्या हो जाएगा? आपका जीवन हो जाएगा। और प्रक्रम का मतलब क्या हो जाएगा? प्रक्रियाएं या क्रियाएं। ठीक है ना। प्रक्रियाएं या क्रियाएं। तो हम ऐसे नहीं कह सकते क्या? जीवन की प्रक्रियाएं या जीवन की क्रियाएं। ठीक है। यानी कि एक जीव को जीवित बनाने रखने के लिए जिन क्रियाओं की आवश्यकता होगी, उन्हें क्या कहेंगे? हम जैव प्रक्रम कहेंगे। देखिएगा, डिफिनेशन में ही लिखी गई है बात। वे सभी प्रक्रियाएं जो जीव को जीवित बनाए रखने में सक्षम होती हैं, जीवन प्रक्रियाएं या जैव प्रक्रम कहलाती हैं। ठीक है ना। यानी कि वे सभी क्रियाएं जो जीव को जीवित बनाए रखने के लिए क्या होती हैं? सक्षम होती हैं। अथवा देखिएगा, एक तरीके से और हम इसे डिफाइन कर सकते हैं, जो कि एनसीईआरटी में दिया गया है। वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? आपके जैव प्रक्रम कहलाते हैं या कहलाती हैं। ठीक है ना। उन्हें क्या कहते हैं? जैव प्रक्रम कहते हैं। ये अनुरक्षण का मतलब क्या होता है? अनुरक्षण का मतलब देखिए, इंग्लिश में तो बोलते हैं मेंटेनेंस। ठीक है ना। अनुरक्षण का मतलब ही यही होता है क्या? शरीर को सही तरीके से चलाने के लिए आवश्यक कार्य जो होते हैं आपके,
उन्हीं को क्या कहते हैं, अनुरक्षक कहते हैं। तो कौन कौन से एक जीव को जीवित रखने के लिए किन किन चीज़ों की जरूरत होती है, देखिएगा यहाँ पर जैसे लिखा गया है। जैसे क्या, पोषण की जरूरत होती है, श्वसन की जरूरत होती है, परिवहन की और उत्सर्जन की जरूरत होती है, इन्हीं सब। तो चलिए चलते हैं हम सब आगे अब, ठीक है ना। देखिए नोट में एक बात याद रखिएगा, उपापचयी क्रियाएं यानी कि मेटाबॉलिक रिएक्शंस या जैविक क्रियाएं या जीवन प्रक्रियाएं या जैव प्रक्रम सभी एक ही हैं। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए ये अलग अलग शब्द हैं, लेकिन इन सभी शब्दों का मतलब क्या होता है, एक ही होता है, ठीक है ना। या उपापचयी प्रक्रियाएं कहें या जैविक क्रियाएं कहें या जैव प्रक्रम कहें, सभी बात क्या है, एक ही है, ठीक है ना। तो एक बात ऐसे याद रखिएगा कि जीवों में होने वाली उपापचयी क्रियाएं दो प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती है उपापचयी क्रियाएं, दो प्रकार की होती हैं। जीवन प्रक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं, दो प्रकार की होती हैं, ठीक है ना। तो हम देख लेते हैं भाई साहब। देखिए पहला क्या होता है आपका, उपचयी क्रियाएं। कौन सी, उपचयी क्रियाएं यानी कि एनाबॉलिक रिएक्शन। बहुत ही आसान है, इसको देख लेते हैं एक लाइन में। वे क्रियाएं जिनमें सरल कार्बनिक पदार्थ से जटिल कार्बनिक पदार्थों का क्या होता है, निर्माण होता है या संश्लेषण होता है, उन्हें क्या कहते हैं, उपचयी क्रियाएं कहते हैं या कहलाती हैं। इतना तो आप अपने से जोड़कर लिख लेंगे, ठीक है ना। तो हमारा इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा भाई साहब, इसका एग्जाम्पल होता है आपका प्रकाश संश्लेषण। आप लोग क्या करिएगा, इसे याद रखिएगा, ठीक है ना। प्रकाश संश्लेषण इसका क्या है, एग्जाम्पल है, सॉरी प्रकाश संश्लेषण, थोड़ा सा यार टंग ओवर है, ठीक है। देखिए इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, देखिए कई सारे क्या है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल हैं, यानी कि सरल क्या है आपके, सरल कार्बनिक पदार्थ हैं। छोटे छोटे क्या है, सरल कार्बनिक पदार्थ हैं जो मिलकर एक बड़े से क्या कर दे रहे हैं, जटिल कार्बनिक पदार्थ का क्या कर रहे हैं, निर्माण कर रहे हैं। तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, उपचयी क्रियाएं कहेंगे, सॉरी उपचयी क्रियाएं कहेंगे, एनाबॉलिक रिएक्शन कहेंगे ऐसी क्रियाओं को, ठीक है ना। देखिएगा यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से बना दिया गया फिगर के माध्यम से। और देखिएगा दूसरा हमारा होता है अपचयी क्रियाएं। अपचयी क्रियाएं यानी कि कैटाबॉलिक रिएक्शंस, ठीक है, कैटाबॉलिक रिएक्शन, ध्यान दीजिएगा। देखिए ये क्या होता है आपका, उपचयी का उल्टा होता है। वे क्रियाएं जिनमें जटिल कार्बनिक पदार्थ सरल कार्बनिक पदार्थों में क्या हो जाते हैं, विखंडित हो जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, अपचयी क्रियाएं कहते हैं, यानी कैटाबॉलिक रिएक्शंस कहते हैं, ठीक है ना। तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा भाई साहब, ये सब भी हम लोग देख लेते हैं। देखिएगा इसका एग्जाम्पल होता है आपका पाचन, श्वसन आदि, ठीक है ना। ये क्या है इसके एग्जाम्पल, देखिए एग्जाम्पल जरूर से याद रखिएगा क्योंकि पेपर में विकल्प में पूछ लेता है। देखिए फिगर के माध्यम से इसे भी हम इसे समझ सकते हैं कि देखिए क्या था आपका, जटिल कार्बनिक पदार्थ था, ठीक है। ये फिर क्या हो जाता है, छोटे छोटे टुकड़ों में क्या हो जाता है, टूट जाता है, यानी कि विखंडित हो जाता है, किसमें, सरल कार्बनिक पदार्थों में विखंडित हो जाता है। देखिएगा ये क्या है, उल्टा है किसका, उपचयी का, ठीक है ना। उपचयी क्रियाओं का क्या है, उल्टा है। देखिएगा अध्ययन की सुविधा के लिए हम क्या करते हैं, इस चैप्टर को 4 भागों में बांट लेते हैं। कोई बात मैंने यहाँ पर ऐसे लिख भी दी है कि अध्ययन की सुविधा के लिए हम इस अध्याय को 4 भागों में बांट लेते हैं। तो पहला भाग हमारा कौन सा होता है भाई साहब, उसे भी हम लोग देख लेते हैं। पहला होता है आपका पोषण, इंग्लिश में बोलते हैं न्यूट्रिशन, ठीक है। फिर हमारा दूसरा भाग होता है श्वसन, इसे इंग्लिश में बोलते हैं रिस्पायरेशन। और हमारा तीसरा भाग होता है वहन या परिवहन, ठीक है, तो जिसे इंग्लिश में बोलते हैं सर्कुलेशन। और लास्ट और चौथा भाग होता है आपका उत्सर्जन, इसे इंग्लिश में बोलते हैं एक्सक्रीशन या एक्सक्रीशन, ठीक है ना। तो इन्हीं तो चलिए देख लेते हैं पोषण, यानी पोषण किसे कहते हैं, न्यूट्रिशन, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसे न्यूट्रिशन बोलते हैं। तो चलिए देखते हैं, सभी जीवों को जीवित रहने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा भोजन से मिलती है, अतः जीवों द्वारा भोजन तथा अन्य खाद्य पदार्थों के पाचन से पोषक तत्वों को प्राप्त करने की क्रिया पोषण कहलाती है, ठीक है। यानी कि जितने भी जीव हैं उनको क्या है, ऊर्जा की आवश्यकता है, और यह ऊर्जा हमें कहाँ से मिलती है, भोजन से मिलती है। तो वही बात यहाँ पर लिखी गई है। तो यही बात देखिएगा यहाँ पर लिखी गई कि जीवों द्वारा भोजन तथा अन्य खाद्य पदार्थों के पाचन से पोषक तत्वों को, ठीक है, पोषक तत्वों को प्राप्त करने की जो क्रिया है वही क्या कहलाती है, पोषण कहलाती है, और जिससे हमें क्या मिलेगी, ऊर्जा मिलेगी। चलिए देखिए एक तरीका और है इसको डिफाइन करने का, अथवा, ठीक है ना, इसको हम एक तरीके से परिभाषित कर सकते हैं। भोजन ग्रहण करना, पचे भोजन का अवशोषण एवं शरीर द्वारा अनुरक्षण के लिए उसका उपयोग पोषण कहलाता है। देखिएगा ये एनसीईआरटी वाली आपकी डिफिनेशन है, ठीक है ना। तो क्या होगा आपका पोषण, देखिए यहाँ पर ऐसे लिखा गया, भोजन को ग्रहण करना यानी भोजन को खाना और उसे क्या करना, पचाना और उसे अवशोषण करना और उसका क्या, अनुरक्षण के लिए उपयोग करना, ठीक है ना, वो क्या कहलाएगा, पोषण कहलाएगा। देखिए यहाँ पर एक शब्द आया है पोषक तत्वों, तो पोषक तत्व क्या होते हैं उसे भी जान लेते हैं। देखिए यहाँ पर हेडिंग भी यहाँ पर लिख गई, पोषक तत्व यानी कि न्यूट्रिएंट्स, ये क्या होते हैं, भोजन में उपस्थित वे तत्व जो जीवों में वृद्धि, विकास, मरम्मत, प्रतिरक्षा हेतु आवश्यक होते हैं, पोषक तत्व कहलाते हैं। यानी पोषक तत्व क्या हो गए, जो वृद्धि, विकास, मरम्मत, प्रतिरक्षा हेतु क्या होते हैं, आवश्यक होते हैं, उन्हें ही पोषक तत्व कहते हैं। जैसे क्या आपका कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन और क्या विटामिन और क्या खनिज लवण, ठीक है ना, ये सब क्या है आपके पोषक तत्व हैं। देखिए कोई भी हम फूड खाते हैं, कोई भी खाना खाते हैं तो ये सब चीजें तो मिलती है हमसे, उससे ठीक क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट मिलती है, उससे वसा मिलती है, प्रोटीन मिलती है, विटामिन मिलते हैं, और क्या मिलते हैं आपके खनिज लवण मिलते हैं। यही सब क्या करते हैं, वृद्धि विकास में हमारी मदद करते हैं।
और रोगों से भी लड़ने में क्या करते हैं, क्षमता देते हैं। और देखिएगा नेक्स्ट हमारा देख लेते हैं ऐसे कि पोषण के प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, दूसरा टॉपिक हमारा यही था। तो देखिएगा पोषण आपका दो प्रकार का होता है, एक पहला होता है स्वपोषी पोषण, इंग्लिश में बोलते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, और आपका दूसरा होता है विषम पोषी पोषण यानी कि हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, इंग्लिश में से ये बोलते हैं। ठीक है, देखिएगा इसको आप एक चार्ट यानी कि एक चार्ट के माध्यम से इसको भी बना सकते हैं। देखिएगा मैंने यहाँ पे चार्ट आप बना दिया है, तो आप वीडियो को पॉज करके इस चार्ट को पहले बना लीजिएगा, ठीक है ना। इस चार्ट में बहुत ही अच्छी तरीके से पोषण के कितने प्रकार होते हैं और उनकी कितने प्रकार होते हैं सब दिखाया गया है, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे। अब देख लेते हैं इसमें पहला क्या है आपका स्वपोषी पोषण, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, यानी कि होता क्या है भाई साहब, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। देखिएगा वे जीव जो अपने आसपास में वातावरण में उपस्थित सरल अजैव पदार्थों जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, जल और सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उन्हें स्वपोषी यानी कि ऑटोट्रॉप्स तथा पोषण ग्रहण करने की इस विधि को स्वपोषी पोषण कहते हैं, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। यानी कि जो लोग क्या करें, अपने आसपास में वातावरण में जो चीजें उपस्थित हैं उसी का उपयोग करके सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या करें, अपना भोजन बना लें, उन्हें हम क्या बोलते हैं, उन्हें हम लोग स्वपोषी बोलते हैं, ठीक है ना। यानी कि जो लोग अपना खाना स्वयं बनाते हैं उन्हें स्वपोषी कहते हैं, यानी कि अपना पोषण स्वयं ही कर रहे हैं, ठीक है ना। देखिएगा अथवा एक और तरीका है डिफिनेशन का देने का, क्या है भाई साहब, वे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें स्वपोषी तथा पोषण ग्रहण करने की इस विधि को स्वपोषी पोषण कहते हैं। देखिएगा वही बात ऊपर वाली लिख दी गई है। तो चलिए देख लेते हैं इसका उदाहरण क्या होगा भाई साहब। इसका उदाहरण क्या है, इसका उदाहरण हो जाएगा हरे पौधे। हरे पौधे ही तो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ठीक है ना। हरे पौधे तथा कुछ जीवाणु भी क्या करते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, यानी इनमें क्या पाया जाएगा, स्वपोषण की क्रिया पाई जाएगी, स्वपोषी पोषण पाया जाएगा। तो चलिए चलते हैं हम लोग आगे। आगे क्या है भाई साहब, आगे देख लेते हैं। स्वपोषी पोषण यानी कि स्वपोषी पोषण जो क्या है आपका, यह दो प्रकार का होता है, जैसा कि आपको चार्ट में देखा ही होगा। पहला होता है आपका प्रकाश संश्लेषी या प्रकाश स्वपोषी, और दूसरा होता है आपका रसायन संश्लेषी या रसायन स्वपोषी, ठीक है। तो चलिए बारी बारी से इन सब के बारे में भी हम लोग पढ़ लेते हैं। तो देखिएगा हमारा क्या है आपका पहला वाला क्या है, प्रकाश संश्लेषी या प्रकाश स्वपोषी, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं फोटोसिंथेटिक। तो चलिए देख लेते हैं ये लोग कौन से होते हैं भाई साहब। देखिएगा अधिकांश पौधे तथा कुछ जीवाणु, बात ध्यान दीजिएगा, सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषी या प्रकाश स्वपोषी कहते हैं। और यह जो क्रिया होगी यह पर्णहरिम की उपस्थिति में होती है, ठीक है ना। जो अधिकांश आपके पौधे हैं और कुछ जीवाणु क्या करते हैं, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या करते हैं, अपना भोजन बना लेते हैं। देखिएगा जैसे यहाँ पर लिख दिया गया है कि अधिकांश पौधे जो हैं आपके और कुछ ही क्या आपके जीवाणु को क्या इंग्लिश में बोलते हैं बैक्टीरिया, ठीक है ना। ये लोग क्या करेंगे, ये लोग देखिएगा सूर्य यानी कि आपका क्या होगा, जो आपका सन होता है यानी कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या करते हैं, अपना भोजन बनाते हैं, ठीक है ना। ऐसे लोगों को क्या बोलेंगे हम लोग, स्वपोषी ऐसे लोगों को हम क्या बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषी बोलते हैं, ठीक है ना। ऐसे लोगों को हम क्या बोलेंगे, प्रकाश संश्लेषी बोलते हैं। और ये जो क्रिया होती है इन लोगों में किसके उपस्थिति में होती है, पर्णहरिम की उपस्थिति में होती है, क्लोरोफिल की उपस्थिति में होती है। देखिए अब कुछ लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि पर्णहरिम क्या है भाई साहब, ठीक है ना। देखिए आगे आने वाले लेक्चर्स में आप जान जाएंगे पर्णहरिम होता क्या है, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपको ऐसे याद दिलाऊं तो आप लोग क्लास 9 में इसके बारे में पढ़ के आए होंगे। तो चलिए चलते हैं हम लोग आगे, ठीक है ना। देखिए एक पॉइंट ऐसे याद आप रख लीजिएगा कि प्रकाश संश्लेषी जीवाणु के नाम, यानी कि प्रकाश संश्लेषी जीवाणु होते कौन से हैं, ठीक है ना। क्या होता है आपका, क्रोमेटियम होता है और रीडोस्पिरेलम होता है, ठीक है ना। रीडोस्पिरेलम ये क्या होते हैं, आपके प्रकाश संश्लेषी जीवाणु होते हैं। ठीक है, दूसरा हमारे होते हैं कौन से, रसायन संश्लेषी या रसायन स्वपोषी, कीमोसिंथेटिक इंग्लिश में से बोलते हैं। तो चलिए देख लेते हैं भाई साहब। इस प्रकार के पोषण के अंतर्गत कुछ जीवाणु प्रकाश की अनुपस्थिति में अकार्बनिक पदार्थों को उपयोग में लाकर भोजन बनाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, रसायन संश्लेषी या रसायन स्वपोषी कहते हैं, ठीक है ना। जैसे क्या हो जाएगा आपका सल्फर जीवाणु, नाइट्रिक कारक जीवाणु, हाइड्रोजन जीवाणु और क्या होते हैं आदि, ये सब क्या होते हैं आपके रसायन संश्लेषी होते हैं। यानी कि यह सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति में ही, देखिए यहाँ पर ऐसे फिगर के द्वारा से ही समझा दिया गया है कि जो क्या है आपके इस सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति में ही क्या कर लेते हैं, भोजन बनाते हैं, ठीक है ना। क्या करेंगे, सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति में भोजन बनाएंगे, और ऐसे ही लोगों को हम क्या बोलते हैं, रसायन संश्लेषी या रसायन स्वपोषी बोलते हैं। और इसका एग्जाम्पल ऊपर लिख ही दिया गया है भाई साहब, ठीक है ना। तो चलिए चलते हम लोग आगे। तो आगे क्या है भाई साहब, उसे भी हम लोग देख लेते हैं। अब हमारा होता है विषम पोषी पोषण, यानी कि हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन। हमने स्वपोषी पोषण खत्म कर लिया, अब इसे भी देख लेते हैं। पोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपना भोजन नहीं बना सकता बल्कि अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर होता है,
उन्हें विषमपोषी यानी कि हेटेरोट्रॉप्स तथा पोषण ग्रहण करने की इस विधि को विषमपोषी पोषण हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। यानी कि वे लोग जो अपना भोजन नहीं बना सकते और दूसरों पे क्या रहे अपने भोजन के लिए आश्रित रहते हैं, उन्हें ही क्या कहते हैं, इस तरह के ऐसे लोगों को क्या कहेंगे, विषमपोषी कहेंगे। और पोषण ग्रहण करने की जो ये विधि है उसे क्या कहेंगे, विषमपोषी पोषण कहेंगे। ठीक है ना। देखिए ये सब बातें यहाँ पर लिखी गई हैं। तो चलिए इसका हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या होगा भाई साहब, इसका उदाहरण क्या होगा, मानव व अन्य जीव, ये सब क्या है, विषमपोषी पोषण में आएंगे। देखिएगा हम लोग जो हैं, हम लोग हुए, चाहे आपकी क्या हो गई, बकरी हो गई, चाहे बिल्ली हो गई, चाहे कोई छोटी सी मधुमक्खी हो गई, ये सब देखिए हम लोगों में कुछ ऐसा मैकेनिज्म पाई नहीं जाती है, ऐसी कोई क्रिया नहीं पाई जाती है कि हम लोग धूप में खड़े हुए और हमारे अंदर क्या हो गया, भोजन बन गया। ऐसा कुछ तो होता ही नहीं है। ठीक है ना। हम लोग क्या है, अपने भोजन के लिए दूसरों पर आश्रित हैं। ठीक है। तो चलिए चलते हैं हम लोग आगे आगे देख लेते हैं भाई साहब। देखिए विषमपोषी पोषण, जो आपका ये विषमपोषी पोषण होता है, यह 3 प्रकार का होता है, जैसा कि चार्ट में आप लोग देख कर आ ही रहे हैं अभी। ठीक है ना। तो चलिए देख लेते हैं तीनों क्या क्या है। पहला होता है आपके पहला आपका होता है प्राणी संभोजी। पहला क्या होता है, प्राणी संभोजी होलोजोइक। वे जीव जो विभिन्न जटिल भोज्य पदार्थ को ठोस या तरल अवस्था में ग्रहण करते हैं, प्राणी संभोजी कहलाते हैं। यानी कि प्राणी संभोजी में वही लोग आएंगे जो अपना भोजन या तो ठोस अवस्था में ग्रहण कर रहे हैं या तो तरल अवस्था में ग्रहण कर रहे हैं। जैसा कि देखिए एग्जाम्पल यहाँ पर लिख दिया गया है, क्या आपका अमीबा, कुत्ता, बकरी, मानव, यानी कि हम लोग भी उसमें शामिल है, और शेर आदि। ठीक है ना। देखिए इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं। यहाँ पर मैं यहाँ पर फिगर कुछ यहाँ पर दे देता हूँ। ठीक है। जो भी चीज हम खाते हैं, जो भी हम खा रहे हैं या पी रहे हैं, ठीक है, यानी कि जो भी हम खा रहे हैं या पी रहे हैं, या तो वह तरल अवस्था में होगी। देखिए तो तरल अवस्था की चीजों को हम तो पीते हैं, या तो जो हम लोग खाते हैं वो क्या हो, ठोस अवस्था में हो। ठीक है ना। मैं जैसे अपना हम लोगों का एग्जाम्पल देकर बता रहा हूँ। ठीक है। तो हम लोग किस में आते हैं, प्राणी संभोजी पोषण वाले तरीके में आते हैं, यानी कि प्राणी संभोजी में हम लोग आते हैं। ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं आपका क्या होता है, परजीवी, पैरासाइट। ठीक है। नाम से स्पष्ट है, परजीवी यानी कि जो दूसरों पर आश्रित रह के क्या करें, अपना जीवन यापन करें। वही बात यहाँ पर लिखी गई है। वे जीव जो दूसरे जीवों के शरीर पर आश्रित रहकर एवं उन्हें मारे बिना अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, परजीवी कहते हैं। ठीक है। बात ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना। जो लोग दूसरों पर आश्रित रहे लेकिन उन्हें जान से मारे नहीं, ऐसे ही लोगों को हम क्या कहते हैं, परजीवी कहते हैं। जैसे कि आपका अमरबेल, जोंक, खटमल, फीता कृमि आदि। इतना एग्जाम्पल बहुत है। और आगे चलिए देख लेते हैं हम लोग क्या है आपका। देखिएगा आगे आगे हमारा होता है तीसरा होता है मृतोपजीवी या अपमार्जक। इसे क्या बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं सैप्रोजोइकार स्कैवेंजर्स। देखिएगा मृतोपजीवी में ना या अपमार्जक में वही लोग आते हैं जो सड़ी गली चीजें खाते हैं। देखिए वही बात यहाँ पर नीचे लिखी गई है। वे जीव जो मृत जीवों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं वे क्या कहलाएंगे, मृतोपजीवी कहलाते हैं। ठीक है ना। जो क्या करें, सिर्फ मृत जीवों को ही खाते हैं, मृत जीवों को खाते हैं तो क्या करते हैं, मृतोपजीवी कहलाते हैं। जैसे क्या आपका कवक हो गया, जीवाणु हो गया, ईस्ट हो गया आदि। इतना एग्जाम्पल बहुत है। ठीक है ना। तो यही लोग क्या होते हैं, आपके मृतोपजीवी के अंतर्गत आते हैं। तो मुझे लगता है यहाँ तक आप लोगों को कन्फर्म हो गया होगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं आगे। देखिएगा आगे हम लोग क्या देखेंगे भाई साहब, स्वपोषी पोषण व विषमपोषी पोषण में क्या अंतर होता है, मतलब यही हम लोग देखेंगे। स्वपोषी पोषण तथा विषमपोषी पोषण में अंतर देखेंगे। तो चलिए इसको समझने के पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 कॉलम बनाएंगे। एक कॉलम में लिखेंगे स्वपोषी पोषण यानी कि ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, और दूसरे कॉलम में हम क्या लिख देंगे भाई साहब, विषमपोषी पोषण यानी कि हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। तो हमारा पहला अंतर जो निकल के आएगा वो क्या होगा भाई साहब, उसे देख लेते हैं। देखिए पहला होता है, यह हरे पौधे तथा कुछ जीवाणुओं में पाया जाता है, या में होता है। ठीक है ना, में पाया जाता है। क्या स्वपोषी पोषण इन्हीं लोगों में पाया जाएगा। और इसमें पहला अंतर क्या हो जाएगा, यह कवकों व जंतुओं में पाया जाता है। ठीक है। पहला अंतर हमारा यहाँ पर होगा स्पष्ट, हम लोग पीछे भी पढ़कर आ भी रहे हैं इसे। और दूसरा क्या होगा, ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। जो स्वपोषी लोग होते हैं क्या होते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। और ये क्या करेंगे, अपने भोजन के लिए दूसरों पर आश्रित रहते हैं, यानी कि भोजन प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से स्वपोषियों से ही क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। यानी कि जो विषमपोषी वाले लोग होते हैं क्या करते हैं, अपना भोजन स्वपोषियों से ही प्राप्त करते हैं। देखिए तीसरा क्या होगा, हरित लवक उपस्थित होता है। हरित लवक उपस्थित होता है। देखिएगा ये जाहिर सी बात है। ठीक है ना, कि जो लोग अपना खाना बना रहे हैं उनमें हरित लवक तो पाया ही जाएगा। ठीक है ना। ये लोग अपना खाना स्वयं नहीं बना रहे हैं तो इनमें क्या हो जाएगा, हरित लवक अनुपस्थित होता है। ठीक है ना। इसमें तीसरा अंतर ये हो जाएगा। अब देख लेते हैं भाई साहब चौथा अंतर क्या होगा हम लोगों का। चौथा अंतर इस तरह का हो जाएगा का, इनमें भोजन
का पाचन नहीं होता है। देखिए अपना भोजन स्वयं बनाए तो इनमें भोजन की पाचन की आवश्यकता है क्या? नहीं है, ठीक है ना। तो इनमें भोजन के पाचन की आवश्यकता नहीं होती है। और इन लोगों में क्या हो जाएगा, इनमें भोजन के पाचन की आवश्यकता होती है। क्यों होती है भाई साहब? क्योंकि यह लोग अपना भोजन इन्हीं लोगों से, किनसे, स्वपोषियों से ही प्राप्त कर रहे हैं, इसलिए इनमें क्या है, भोजन के पाचन की आवश्यकता है। यह खाद्य श्रृंखला में उत्पादक यानी कि प्रोड्यूसर के रूप में क्या पाए जाते हैं। जो आपके स्वपोषी होते हैं, स्वपोषी पोषण वाले जो लोग होते हैं, ये कहाँ पर पाए जाते हैं, किस तरह? उत्पादक के रूप में पाए जाते हैं। और किस रूप में पाए जाएंगे? यह खाद्य श्रृंखला में उपभोक्ता यानी कि कंज्यूमर के रूप में पाए जाते हैं। देखिए अब कुछ लोगों के दिमाग में ये आ रहा होगा कि खाद्य श्रृंखला क्या है, या आहार श्रृंखला क्या है, उत्पादक क्या है और उपभोक्ता क्या है, ये सब बातें आ रही होंगी, ठीक है ना। देखिएगा आपका आगे आप लोग इसके बारे में पढ़ेंगे अध्याय 15 में, जो क्या है, हमारा पर्यावरण है। तो थोड़ी सी जान लीजिए। देखिएगा वहां पर ऐसे एक चार्ट आएगा आपको, यानी कि जो लोग सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना खाना बनाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं हम लोग? उत्पादक बोलते हैं। जो उनको खाते हैं उनको शाकाहारी, और जो शाकाहारी को खाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? मांसाहारी। यानी देखिएगा जो सूर्य के प्रकाश में अपना खाना बनाए उन्हें तो हम उत्पादक बोल देंगे, और बाकी जो इनके ऊपर वाले हैं उन्हें उपभोक्ता बोलेंगे। देखिएगा यहाँ पर आहार श्रृंखला या खाद्य श्रृंखला दी गई है, ठीक है ना। जैसे क्या है, आपका पेड़ पौधे अपना खाना बनाए, फिर उसे क्या खा गया, हिरण खा गया, हिरण क्या हो गया, शाकाहारी हो गया। और फिर उसे आपका चीता खा गया तो क्या है, आपका मांसाहारी हो गया, ठीक है ना। तो ये उत्पादक कौन हो गया? पेड़ पौधे, और इसके ऊपर वाले सभी लोग क्या हैं? उपभोक्ता हैं, ठीक है ना। तो प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस, ठीक है ना। क्या है फोटोसिंथेसिस? तो इसको हम किसे डिफाइन करते हैं, देख लेते हैं। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हरे पादपों की पर्णहरिम, ठीक है, इस इंग्लिश में बोलते हैं क्लोरोफिल, द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के संयोग से कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज बनने की प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। क्या होता है भाई साहब? जो आपके पेड़ पौधे होते हैं उनकी पत्तियों में क्या होता है, आपका पर्णहरिम होता है, ठीक है ना। उसके द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड और जल के संयोग से जो क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है। ग्लूकोज क्या है, एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है ना। इसी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? प्रकाश संश्लेषण। देखिए एक बात और याद रखिएगा, इसे निम्न समीकरण द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। यानी कि जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है इसे निम्न समीकरण द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। तो समीकरण क्या है, वह रासायनिक अभिक्रिया क्या है, वो भी देख लेते हैं। देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, कई बार एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। देखिए क्या होता है इसमें, आपका क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड और आपका जल, ठीक है, इन्होंने क्या किया, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति और पर्णहरिम की उपस्थिति में क्या किसका निर्माण किया? ग्लूकोज का निर्माण किया, ठीक है ना। ग्लूकोज क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, और साथ ही साथ आपका जल बनता है और ऑक्सीजन गैस भी मुक्त होती है। चलिए इसको ऐसे समझ लेते हैं। कोई क्या क्या था, आपका प्लांट था, यानी कोई पादप था, इसने क्या किया, वातावरण से किसको लिया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लिया, ठीक है, और क्या किया, जड़ों से अपने जल को लिया, ठीक, और क्या किया, फिर पर्णहरिम यानी कि क्लोरोफिल की उपस्थिति में इसने किसका निर्माण किया भाई साहब, ग्लूकोज बनाया, ठीक है ना। पर्णहरिम की उपस्थिति में किसका निर्माण करता है, ग्लूकोज का निर्माण करता है। जैसा कि मैंने आपको बताया ग्लूकोज क्या है, आपका एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है ना। इसी सभी प्रोसेस को यानी कि इसी सभी क्रिया को, इससे वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड लेने को और जड़ों से जल को, ठीक है ना, और पर्णहरिम और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ग्लूकोज बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, ठीक है। मुझे लगता है अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा प्रकाश संश्लेषण क्या है। तो चलिए चलते हैं आगे। तो देखिएगा नोट में कुछ बात याद रखिएगा, नोट में कुछ बात याद रखिएगा, ये महत्वपूर्ण बातें हैं। जिससे पहला कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हरित लवक यानी कि क्लोरोप्लास्ट में होती है। यह हरे रंग के कोशिकांग होते हैं, ठीक है ना। देखिए आप लोगों के दिमाग में भी आ रहा हो कि हरित लवक क्या है, ठीक है। तो आगे आने वाले वीडियो लेक्चर में इसके बारे में पता चल जाएगा, लेकिन बस अभी के लिए ध्यान रखिएगा ये क्या है, हरे रंग के कोशिकांग होते हैं, ठीक है ना, जो पत्तियों में पाए जाते हैं। दूसरा क्या, कार्बोहाइड्रेट पौधों को ऊर्जा प्रदान करते हैं, लेकिन कार्बोहाइड्रेट तुरंत प्रयुक्त नहीं होते हैं, उन्हें मंड यानी कि स्टार्च के रूप में संचित कर लिया जाता है। देखिए जो कार्बोहाइड्रेट बना यानी कि जो ग्लूकोज बना उसे पेड़ पौधों से क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है, लेकिन उसका प्रयोग तुरंत नहीं करते हैं, उसे मंड के रूप में क्या कर लेते हैं, संचित कर लेते हैं, ठीक है ना, जिसका उपयोग क्या कर सके, बाद में कर सके। और एक बात इस तरीके से याद रखिएगा कि मनुष्यों में भोजन ग्लाइकोजन के रूप में संचित होता है। यानी कि हम लोगों को भोजन किस रूप में संचित होगा, ग्लाइकोजन के रूप में संचित होगा, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है ना। पेड़ पौधों में किस रूप में संचित था, मंड के रूप में यानी कि स्टार्च के रूप में, और हम लोगों के अंदर ग्लाइकोजन के रूप में संचित होता है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, जो कि क्या है आपका प्रकाश संश्लेषण के दौरान होने वाली घटनाएं। यही दूसरा टॉपिक है हमारा इस वीडियो लेक्चर का, ठीक है। इसे भी देख लेते हैं ये क्या होती हैं। देखिएगा प्रकाश संश्लेषण के दौरान होने वाली घटनाएं निम्नलिखित हैं। कौन कौन सी घटनाएं होती हैं उसे भी हम देख लेते हैं। तो भाई साहब वही सारी घटनाएं क्या हैं, आपकी देखिए पहली घटना होती है, सबसे पहली वाली होता है कि क्लोरोफिल द्वारा, जो आपका क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना,
ठीक है ना। प्रकाश संश्लेषण में सबसे पहले क्या होगा, जो क्लोरोफिल होता है वो प्रकाश ऊर्जा को पहले क्या करता है, अवशोषित करता है, यही सबसे पहला काम होता है। ठीक है, दूसरा क्या होता है, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलना। ठीक है ना, देखिए जो प्रकाश ऊर्जा को क्या किया, आपका अवशोषित किया, उसे क्या किया, एक रासायनिक ऊर्जा में बदला, इसे क्या बन गया, आपका ग्लूकोज बन जाता है। ठीक है ना। फिर देख लीजिएगा तीसरा काम क्या हुआ, जल अणुओं का। ठीक है, जो जल के अणु थे उसका क्या हुआ, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन हुआ। ठीक है ना, अपघटन मतलब क्या, टूट जाना। ठीक है ना, जो आपके जल के अणु थे उनका क्या हो जाता है, केमिकल रिएक्शन भी आप पीछे देख कर आ रहे हैं, रासायनिक समीकरण जो देख के आए हैं उसमें देखिएगा ध्यान से, क्या होता है आपका, जो जल का अणु किस में टूट जा रहा है, हाइड्रोजन, और लास्ट में क्या बना था, ऑक्सीजन। ठीक है ना। और देखिएगा लास्ट प्रोसेस क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसका क्या, कार्बोहाइड्रेट में अपचयन। ठीक है ना, ये कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन, अपचयन आप जानते हैं किसे कहते हैं, अगर किसी मॉलिक्यूल से क्या हो, अगर किसी अणु से आपका ऑक्सीजन निकल जाता है तो उसे तो अपचयन बोलते हैं। ठीक है ना, वहां पर क्या था, कार्बन डाइऑक्साइड था, उससे क्या बन गया, कार्बोहाइड्रेट बन गया, तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं, अपचयन। ठीक है, तो यही सारी प्रोसेस चारों होती हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये प्रकाश संश्लेषण के द्वारा नहीं सभी घटनाएं होती हैं। एक बात और याद रखिएगा कि यह आवश्यक नहीं है ये चरण तत्काल एक के बाद दूसरा हो। ठीक है ना, यानी कि जो ये प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो घटनाएं हो रही हैं, ये कोई जरूरी नहीं कि एक के बाद एक होता ही जाए लगातार। ठीक है ना, देखिएगा इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल दिया गया है आपके एनसीईआरटी में। ठीक है, तो इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा और इसे नोट भी कर लीजिएगा। ठीक है ना, देखिए जो उदाहरण क्या है, मरुद्भिद पौधे, यानी कि जो कहां पर उगते हैं, रेगिस्तान में, रात्रि में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और एक मध्यस्थ उत्पाद बनाते हैं। यानी लोग क्या करते हैं, रात में कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेते हैं और एक मध्यस्थ उत्पाद यानी कि बीज का उत्पाद बनाकर रखे रहते हैं। ठीक है ना। फिर देखिएगा दिन में क्लोरोफिल ऊर्जा अवशोषित करके अंतिम उत्पाद बनाता है। फिर दिन के समय जब आपका सूर्य उगेगा तो क्लोरोफिल क्या करेगा, सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करके अंतिम उत्पाद बनाएगा, यानी कि कार्बोहाइड्रेट बनाएगा। देखिएगा इस एग्जाम्पल को हम ऐसे भी समझ सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं भाई साहब, देखिएगा मरुद्भिद पौधे, यानी कि जो पौधे मरुस्थल में उगते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, मरुद्भिद पौधे बोलते हैं। ये सब क्या करेंगे, रात को क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करके एक मध्यस्थ उत्पाद बनाते हैं। मध्यस्थ मतलब क्या, अपूर्ण उत्पाद बनाते हैं। ठीक है, फिर जब दिन होगा, ठीक है ना, जब दिन होता है तब पर हरिम सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या करेगा, प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करके, ठीक है ना, क्या करेगा, प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करके क्या बनाएगा, एक पूर्ण उत्पाद बनाता है। ठीक है ना, एक पूर्ण उत्पाद का निर्माण करता है, और यही सारी प्रोसेस होती है। यानी कि रात को क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड लिया और दिन में क्या किया, पूर्ण उत्पाद बना दिया। ठीक है ना। तो पत्ती की बाह्य संरचना, तो इसके बारे में हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए एनसीईआरटी में ज्यादा कुछ दिया नहीं है, लेकिन थोड़ा थोड़ा हम क्या कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं इसके बारे में। सिर्फ उन्होंने क्या कहते हैं, एक फिगर बनाकर छोड़ दिया है। देखिएगा पत्ती की बाह्य संरचना के अंतर्गत निम्नलिखित या निम्न 4 भाग आते हैं। कौन कौन से चारों भाग हैं उसके बारे में पहले हम लोग पढ़ लेते हैं, फिर फिगर के माध्यम से समझ लेंगे। पर्णाधार, पहला क्या होता है, पर्णाधार, लीफ बेस, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है लीफ बेस। क्या होता है भाई साहब, पत्ती तने से पर्णाधार द्वारा लगी होती है। जो आपकी पत्ती होती है पर्णाधार के द्वारा ही क्या लगी होती है, तने से लगी होती है। तो चलिए इसको हम लोग फिगर के माध्यम से भी समझ लेते हैं। देखिए जैसे क्या आपके एक पौधा है, ठीक है ना, सूर्यमुखी का मैंने पौधा लिया है, तो देखिए जहां पर पत्ती आपकी क्या है, तने से लगी हुई है, उसी भाग को हम क्या बोलते हैं, पर्णाधार बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए एरो से निशान बनाया गया है, इसी भाग को क्या बोलते हैं हम लोग, पर्णाधार बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं हम लोग आगे, अगला भाग के बारे में पढ़ लेते हैं। अगला क्या होता है, दूसरा होता है आपका पर्ण फलक या पर्ण पटल। ठीक है, इसे इंग्लिश में बोलते हैं लैमिना। ठीक है, तो देखिएगा क्या होता है, यह पत्ती का चौड़ा व चपटा भाग है। यह भोजन बनाने का कार्य करता है। इसके मध्य में एक मध्य सिरा यानी कि मिड रिब होती है। ठीक है ना, देखिए जो पत्ती का पूरा हरा वाला भाग होता है, जो चौड़ा वाला भाग होता है, जिसमें क्या होती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, वही क्या होता है आपका पर्ण फलक होता है। जैसे मैं यहाँ पर बात करूं तो ये पूरी संरचना क्या है आपकी, यही पर्ण पटल या पर्ण फलक कहलाती है। ठीक है ना, इसे हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लैमिना बोलते हैं। और ये क्या करता है, आपका प्रकाश संश्लेषण का काम करता है। जैसे मान लीजिए एक पत्ती है, ये भी देखिए जिसका जितना ये सब क्या है, हरा वाला भाग है, ये क्या है आपका पर्ण फलक है। ठीक है ना, ये क्या है आपकी लैमिना है। और देखिए इसके बीच में एक संरचना है जो शुरुआत से पत्ती के लास्ट तक गई है, उसे हम क्या बोलते हैं, मध्य सिरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मध्य सिरा बोलते हैं। ठीक है ना, तो चलिए चलते हैं हम लोग आगे नेक्स्ट भाग की तरफ। देखिए तीसरा हमारा भाग होता है पत्ती के बाद संरचना में सिराएं होती हैं, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं वेन्स। ठीक है, यह क्या होता है भाई साहब, यह जल आपूर्ति का कार्य करती हैं। मध्य सिरा से निकली हुई शाखाओं को सिरा कहते हैं। ठीक है, देखिए हमने देखा था क्या, मध्य सिरा थी, उसी से कई सारी शाखाएं पतली पतली निकली होती हैं, पत्तियों में पतली पतली संरचना होती है नसों जैसी, उसे हम क्या कहते हैं, सिराएं कहते हैं।
ठीक है ना, सिराएं कहते हैं। देखिए आपकी क्या होती है, बीच में जो भाग था इसे हम क्या बोल रहे थे, मध्य सिरा बोल रहे थे। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें क्या है, और भी शाखाएं निकली हुई हैं, कई सारी शाखाएं बीच वाले भाग से निकली हुई हैं और इन्हें हम क्या बोलते हैं, सिरा बोलते हैं। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पर भी है, इसमें भी देखिए कई सारी सिराएं हैं, इस वाले पौधे में भी देख लीजिए। ठीक है ना, तो इस सब के क्या है, आपकी सिराएं हैं। तो मुझे लगता है अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हम लोग आगे। देखिए हमारा चौथा भाग होता है पर्णवृंत, पेटियोल। ठीक है, इसे इंग्लिश में बोलते हैं पेटियोल बोलते हैं। पत्ती तथा तनी के बीच में जो हिस्सा होता है उसे पर्णवृंत कहते हैं। ठीक है ना, पर्णवृंत किसे कहते हैं, जो पत्ती और तनी के बीच में जो हिस्सा होता है उसे क्या बोलते हैं, पर्णवृंत बोलते हैं। ठीक है, देखिए जैसे मान लीजिए क्या है, कोई प्लांट है, इसका देखिए जो डंठल है, इसी डंठल को क्या बोलते हैं हम लोग, पर्णवृंत बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसे पेटियोल कहते हैं। ठीक है, पत्ती का जो डंठल होता है, जो तनी से मेन तनी से क्या होता है, लगा होता है, वही क्या कहलाता है, आपका पर्णवृंत कहलाता है। बस इतना बात ध्यान रखिएगा। चलिए चलते हम लोग आगे। हमारा जो दूसरा टॉपिक है क्या भाई साहब, पत्ती की आंतरिक संरचना, इसके बारे में समझ लेते हैं और देख लेते हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ। ठीक है, चलिए इसमें देख लेते हैं। पत्ती की आंतरिक संरचना के अंतर्गत मुख्यतः निम्न भाग आते हैं। वो भाग कौन कौन से हैं उसके बारे में भी देख लेते हैं। ठीक है, देखिए एनसीईआरटी में ज्यादा कुछ दिया नहीं है। ठीक है ना, बस फिगर उन्होंने बना दिया है, मैं पहले ही बताया था। पहला क्या होता है आपका, ऊपरी बाह्य त्वचा। ठीक है, और दूसरा होता है निचली बाह्य त्वचा, और आपका तीसरा होता है रंध्र और द्वार कोशिकाएं, रंध्र और द्वार कोशिकाएं, और चौथी संरचना आपकी होती है हरित लवक। ठीक है, तो पहले के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। ऊपरी बाह्य त्वचा यानी कि अपर एपिडर्मिस, ये क्या होता है भाई साहब, इसके बारे में भी देख लेते हैं। यह मृदुतक कोशिकाओं की बनी सबसे बाहरी परत है। इसमें ऊपर की ओर मोमी क्यूटिकल यानी कि उपत्वचा होती है। इसमें हरित लवक तथा रंध्र कम या अनुपस्थित होते हैं। देखिए जो ऊपरी बाह्य त्वचा होती है इसमें हरित लवक तो पाया ही जाएगा, ठीक है ना, लेकिन जो आपके रंध्र होते हैं या तो नहीं पाए जाएंगे या तो पाए भी जाएंगे तो बहुत कम संख्या में पाए जाते हैं। तो दूसरा हमारा होता है निचली बाह्य त्वचा, लोअर एपिडर्मिस। इसमें क्या होता है, ये आपकी जो होती है निचली बाह्य त्वचा होती है, इसमें यह रंध्र युक्त होती है, यानी कि यह रंध्र युक्त परत होती है, यानी कि इसमें रंध्र पाए जाएंगे। ठीक है ना, साथ साथ हरित लवक भी पाए जाते हैं। ठीक है, तो इतनी बात आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग पत्ती की आंतरिक संरचना भी देख लेते हैं, उसके बारे में समझ लेते हैं। देखिए आपके एनसीईआरटी में यही वाला फिगर दिया गया है, आपके एनसीईआरटी में ये वाला फिगर दिया गया है। ठीक है ना, और इसके बारे में कुछ लिखे नहीं आंतरिक संरचना के बारे में, लेकिन हम लोग फिर भी समझ लेते हैं। देखिएगा हमने देखा था पत्ती की आंतरिक संरचना के अंतर्गत हमें क्या क्या दिखाई देता है, ऊपरी बाह्य त्वचा, निचली बाह्य त्वचा। ठीक है, हमने देखा था कि जो ऊपरी बाह्य त्वचा होती है, ऊपरी बाह्य त्वचा होती है, इसमें क्या होते हैं आपके रंध्र नहीं पाए जाएंगे, अगर पाए भी जाएंगे तो बहुत कम पाए जाते हैं। ठीक है ना, और देखिएगा इसके ऊपर क्या होती है, एक लेयर होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, मोमी क्यूटिकल बोला जाता है। ठीक है, और देखिएगा हमने देखा था निचली बाह्य त्वचा, निचली बाह्य त्वचा में क्या होता है भाई साहब, निचली बाह्य त्वचा जो होती है यह कैसी होती है, रंध्र युक्त होती है, यानी कि इसमें रंध्र पाए जाएंगे। देखिए यहाँ पर क्या है, आपका रंध्र पाया जा रहा है, यानी कि ये जो छिद्र है यहाँ पर ये वाला, ये क्या है, आपका रंध्र है। ठीक है, और रंध्रों के चारों तरफ क्या है, आपकी द्वार कोशिकाएं हैं। इसके बारे में हम लोग देख लेंगे अभी। देखिएगा पत्ती की आंतरिक संरचना के अंतर्गत और क्या होता है, आपका रंध्र आता है और क्या, द्वार कोशिकाएं। देखिए जो छिद्र है ये क्या है, आपका रंध्र है, और क्या है, द्वार कोशिकाएं हैं। ठीक है, रंध्र का काम क्या होता है, ये सब क्या करते हैं, गैस का आदान प्रदान करते हैं और वाष्पोत्सर्जन में भी क्या करते हैं, सहायक होते हैं। और देखिए जो द्वार कोशिकाएं होती हैं ये कहाँ पर पाई जाती हैं, रंध्रों के चारों तरफ पाई जाती हैं। ठीक है, और देखिएगा यहीं पर क्या होते हैं, आपके हरित लवक भी पाए जाते हैं। ठीक है ना, पत्ती की आंतरिक संरचना में क्या क्या पाए जाएंगे, हरित लवक भी पाए जाते हैं। और हरित लवक क्या करते हैं, यह प्रकाश संश्लेषण का मुख्य केंद्र है। देखिए हरित लवक में ही क्या आपके होते हैं, क्लोरोफिल होते हैं। ठीक है ना, क्लोरोफिल होते हैं जो क्या करते हैं, प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करके प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को करते हैं। ठीक, देखिएगा अगली हमारी संरचना होती है पत्ती के आंतरिक संरचना के अंतर्गत क्या होता है भाई साहब, रंध्र और द्वार कोशिकाएं। ठीक है ना, तो रंध्र और द्वार कोशिकाएं, तो इन लोगों के बारे में हम बारी बारी से जान लेते हैं। पहले देख लेते हैं रंध्र क्या होते हैं। रंध्र को इंग्लिश में बोलते हैं स्टोमेटा। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसे स्टोमेटा बोल देते हैं। देखिएगा पादपों की पत्तियों तथा अन्य कोमल वायवीय भागों की बाह्य त्वचा में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिन्हें रंध्र कहते हैं। ठीक है ना, जो पादप की पत्तियां होती हैं और उसके जो कोमल भाग होते हैं उनमें क्या होते हैं, छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। ठीक है ना, बहुत ही छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं, रंध्र बोलते हैं। ठीक है ना, देखिए रंध्रों को आप ऐसे नॉर्मली देख नहीं सकते आंख से। देख लेते हैं द्वार कोशिका या रक्षक कोशिका किसे कहते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं इसे गार्ड सेल। तो भाई साहब इसमें देख लेते हैं, रंध्रों के चारों ओर गुर्दे या सेम के बीज के समान दो कोशिकाएं पाई जाती हैं जिन्हें द्वार कोशिकाएं कहते हैं, जिनसे रंध्र घिरे रहते हैं। और इन द्वार कोशिकाओं के चारों तरफ
या चारों ओर सहायक कोशिकाएं सब्सिडरी सेल पाई जाती हैं। देखिएगा जो रंध्रों को घेरे रहती हैं कोशिकाएं उन्हें क्या बोलते हैं हम लोग, द्वार कोशिकाएं बोलते हैं। और द्वार कोशिकाओं को जो घेरे रहती हैं कोशिकाएं उन्हें हम क्या बोलते हैं, सहायक कोशिकाएं कहते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान दीजिएगा। अभी हम लोग फिगर के माध्यम से भी इसे समझ लेंगे, ठीक है ना, तो इसमें परेशान होने की बात नहीं है। तो चलिए देख लेते हैं, इसमें कुछ और बातें हैं उसे भी हम लोग पहले देख लेते हैं। द्वार कोशिकाओं की बाहरी भित्ति, जो द्वार कोशिकाएं होती हैं उनकी बाहरी भित्ति पतली एवं अंदर की भित्ति मोटी होती है। एक बात इसे भी याद रखिएगा, ठीक है ना। जो द्वार कोशिकाएं होती हैं उनकी बाहरी भित्ति कैसी होती है, पतली होती है, और अंदर की भित्ति मोटी होती है, ठीक है ना। तो चलिए इसे एक फिगर के माध्यम से भी समझ लेते हैं। देखिएगा रंध्र कुछ इसी तरीके से दिखाई देते हैं, जो रंध्र की संरचना होती है ऐसे ही दिखाई देती है। देखिएगा हमने देखा था कि रंध्र क्या होते हैं, जो पत्तियों में, जो पादप की पत्तियों और उसके और अन्य कोमल भागों में क्या पाए जाते हैं, जो छिद्र पाए जाते हैं उन्हें ही हम क्या बोलते हैं, जो छिद्र पाए जाएंगे उन्हें हम क्या बोलते हैं, रंध्र बोलते हैं, ठीक है ना। देखिए रंध्रों के चारों तरफ क्या होती हैं, आपकी द्वार कोशिकाएं होती है। देखिए ये क्या है आपकी, ये दोनों क्या है, द्वार कोशिकाएं हैं, जो क्या करती हैं, रंध्र को घेरे रहती हैं, ठीक है ना। इन द्वार कोशिकाओं के चारों तरफ जो कोशिकाएं पाएंगे, ये जो हरी हरी वाली कोशिकाएं हैं, ये सब ठीक है ना। ये सब कोशिका कौन सी कोशिका, ये सब सहायक कोशिका होती हैं, ठीक है ना। इन कोशिकाओं का बोलते हैं, सहायक कोशिकाएं बोलते हैं, ठीक। चलिए एक नए टॉपिक की तरफ हम लोग चलते हैं, इसे भी देख लेते हैं। ये टॉपिक क्या है आपका, रंध्रों के खुलने तथा बंद होने की क्रियाविधि, ठीक है ना, मैकेनिज्म ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, ठीक है। तो इसको भी देख लेते हैं, बहुत ही आसान टॉपिक है, ज़्यादा कुछ कठिन नहीं है इसमें। देखिएगा रंध्रों का खुलना और बंद होना द्वार कोशिकाओं का एक कार्य है। द्वार कोशिकाओं में जल जब अंदर जाता है तो वे फूल जाती हैं और छिद्र खुल जाते हैं। इसी तरह जब द्वार कोशिकाएं सिकुड़ती हैं तो छिद्र बंद हो जाते हैं। देखिएगा यानी कि जो आपकी रंध्रों के चारों तरफ क्या पाई जाती हैं, द्वार कोशिकाएं पाई जाती हैं। जब वो क्या करती हैं, जल को सोकर फूल जाती हैं तो आपका रंध्र का जो छिद्र होता है, रंध्र का छिद्र जो होता है वो खुल जाता है, ठीक है ना। और जब वही सिकुड़ जाएंगी, जब उनके अंदर का जल क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, तो क्या हो जाएंगी, छिद्र बंद हो जाएगा। देखिएगा ऐसे फिगर यहाँ पर बना है, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं। देखिए जो क्या है आपकी द्वार कोशिकाएं हैं, इसमें जब जल अंदर जाएगा तो क्या हो जाती है, फूल जाती हैं, और फूलने से क्या होता है, आपका छिद्र खुल जाता है। और जब जल बाहर निकल जाएगा, जब जल बाहर निकल जाएगा तो सिकुड़ जाती हैं, जिससे क्या हो जाता है, छिद्र बंद हो जाता है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि क्या है आपका, रंध्रों की उपयोगिता देख लेते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ स्टोमेटा, ये क्या होता है भाई साहब, ज़्यादा कुछ नहीं है, कभी कभार पूछ लेता है। रंध्र वाष्पोत्सर्जन में सहायक होते हैं। जो आपके रंध्र होते हैं किसमें सहायक होते हैं, वाष्पोत्सर्जन में सहायक होते हैं। देखिए वाष्पोत्सर्जन क्या होता है, वाष्प के रूप में जल की हानि ही क्या कहलाती है, वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। पादपों द्वारा जल वाष्प के रूप में जल की हानि वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। देखिए दूसरा क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण तथा श्वसन के लिए गैसों का आदान प्रदान रंध्रों के द्वारा ही होता है, ठीक है। जो प्रकाश संश्लेषण के लिए आप और श्वसन के लिए गैसों का आदान प्रदान हो रहा है, यानी कि गैसों का आदान प्रदान भी रंध्रों के द्वारा होता है, ठीक है। तो देखिएगा चौथी हमारी संरचना होती है पत्ती के आंतरिक संरचना के अंतर्गत हरित लवक, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। देखिएगा यह हरे रंग के होते हैं। यह पत्ती की कोशिकाओं में तथा पौधे के अन्य हरे भागों की कोशिकाओं में पाया जाता है। देखिएगा जो हरित लवक होता है ना, जिसे पादप की जितने भी हरे भाग होते हैं वहां पर क्या होता है, आपका हरित लवक पाया जाता है, ठीक है। देखिएगा इसमें एक बात और याद रखिएगा, प्रकाश संश्लेषण में इसकी भूमिका, यानी कि जो आपका हरित लवक होता है इसकी प्रकाश संश्लेषण में इसकी क्या भूमिका है, ठीक है। यह पौधों में प्रकाश संश्लेषण का केंद्र है। हरित लवक के अंदर ही पर्णहरिम यानी कि क्लोरोफिल पाया जाता है, जो सूर्य के प्रकाश को अवशोषित कर कार्बन डाइऑक्साइड व जल को कार्बोहाइड्रेट में बदलता है या बदल देता है, ठीक है ना। देखिए जो आपका हरित लवक होता है ना, हरित लवक होता है पादपों में जो पाया जाता है, उसी के हरित लवक के अंतर्गत ही आपका क्या पाया जाता है, पर्णहरिम पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है, जो सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करके क्या करेगा भाई साहब, जो सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करेगा, फिर क्या करेगा, आपका प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को करेगा, ठीक है ना। देखिएगा अभी अभी हम लोग पढ़ के आ रहे हैं पत्ती की आंतरिक संरचना, जिसमें हमने देखा था कि क्या होता है, हरित लवक वहां पर पाया जाता है, ठीक है। और ये हरित लवक किसमें मदद करता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में मदद करता है, ठीक है। तो हमारा टॉपिक है अमीबा में पोषण, यानी कि न्यूट्रिशन इन अमीबा, ठीक है ना। चलिए दोस्तों अमीबा में पोषण कैसे होता है इसको हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है ना। इस फिगर के माध्यम से उसे हम पहले समझ लेते हैं। देखिएगा जो अमीबा होता है कैसा होता है, ये कोशिकीय जीव है, ये तो आप सभी को पता होता है, ठीक है ना। देखिए जो अमीबा होता है ना, ये लोग क्या करते हैं, अपनी भोजन का अंतःग्रहण, अंतःग्रहण का मतलब होता है कि भोजन के कण को क्या करना, अपने शरीर में पहुंचाने की विधि ही क्या कहलाती है, अंतःग्रहण कहलाती है। तो जो खाद्य कण है इसको अमीबा कैसे अपने शरीर में पहुंचाएगा, किसके माध्यम से, कूटपाद या पादाब के माध्यम से पहुंचाएगा, ठीक है ना, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं स्यूडोपोडिया, ठीक।
हम ऐसा कह सकते हैं कि जो अमीबा होते हैं अपने भोजन का ग्रहण किससे करते हैं या अंतःग्रहण किससे करते हैं, कूटपादों के द्वारा करते हैं। ठीक है, देखिए जब ग्रहण कर लेंगे तो इसके चारों तरफ खाद्य रिक्तिका का क्या कर देंगे, निर्माण कर देंगे। देखिए यहाँ पर क्या है, खाद्य रिक्तिका बना दी गई है। क्या करेंगे, खाद्य रिक्तिका का निर्माण कर देते हैं। और इस खाद्य रिक्तिका में क्या होते हैं, इस खाद्य रिक्तिका में कुछ एंजाइम्स पाए जाते हैं, कुछ एंजाइम्स पाए जाते हैं जो क्या करेंगे, भोजन का पाचन करेंगे। ठीक है ना, पाचन करेंगे और अवशोषण का भी काम हो जाएगा। ठीक है, देखिए पाचन होगा, फिर उसके बाद क्या होगा, अवशोषण होगा, और अवशोषण होने के बाद जो आपके पोषक तत्व होंगे उन्हें कोशिका द्रव्य में फैला दिया जाएगा। ठीक है, फिर उन्हें कोशिका द्रव्य में क्या कर दिया जाएगा, पोषक तत्वों को फैला दिया जाता है। फिर जो क्या होते हैं, अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, फिर इस पदार्थों को शरीर से, अमीबा के शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, इस तरह के पाचन को हम क्या कहते हैं, अंतःकोशिकीय पाचन कहते हैं। ठीक है ना, इस तरह के पाचन को हम क्या कहते हैं, अंतःकोशिकीय पाचन कहते हैं, क्योंकि ये कहाँ पर हो रहा है, कोशिका के अंदर हो रहा है पाचन क्रिया। तो इस तरह के पाचन को हम क्या कहेंगे, अंतःकोशिकीय पाचन कहते हैं। तो चलिए अब हम इसे लिखित रूप में भी देख लेते हैं। तो हमारी हेडिंग हो जाएगी अमीबा में पोषण, यानी कि न्यूट्रिशन इन अमीबा। तो चलिए इसे हम लोग पॉइंट वाइज भी समझ लेते हैं। ठीक है ना, बिंदु बिंदु के माध्यम से भी समझ लेते हैं। देखिए पहला पॉइंट हमारा आ गया, अमीबा एक कोशिकीय जीव है। अमीबा क्या है, एक कोशिकीय जीव है। इनमें भोजन का अंतःग्रहण लचीले कुटपादों यानी कि स्यूडोपोडिया द्वारा होता है। देखिए जो अमीबा होता है उनमें क्या होगा, जो भोजन का अंतःग्रहण, अभी बताया अंतःग्रहण मतलब क्या होता है, भोजन को अपने शरीर में पहुंचाने की क्रिया ही क्या कहलाती है, अंतःग्रहण। ठीक है ना, तो स्यूडोपोडिया द्वारा होगा। देखिएगा जब कोशिका भोजन के कण के निकट आती है तो सीधे ही ग्रहण कर लेती है। देखिए जो अमीबा की कोशिका होती है ना, जैसे क्या कहां पर जाएगी, भोजन के कण के निकट जाती है, उसे क्या कर देगी, सीधे ही ग्रहण कर लेती है। ठीक है, तत्पश्चात इसके चारों ओर खाद्य रिक्तिका का निर्माण करती है। ठीक है, देखिए जब भोजन का कण कहां पर आ गया, उसके शरीर में आ गया, तो उसके चारों तरफ किसका निर्माण कर देती है, खाद्य रिक्तिका का निर्माण कर देती है। ठीक है, फिर देखिएगा खाद्य रिक्तिका में उपस्थित पाचक एंजाइम द्वारा भोजन का पाचन तथा अवशोषण कर लिया जाता है। यहाँ अवशोषित पोषक तत्व कोशिका द्रव्य में फैल जाते हैं। ठीक है, देखिए जब खाद्य रिक्तिका क्या होगा, निर्माण होगा, तो उसमें क्या मैंने बताया था, एंजाइम्स होते हैं, और ये एंजाइम्स क्या करते हैं, भोजन का पाचन कर देते हैं। ठीक है ना, और अवशोषण भी हो जाता है। ठीक है, और जो पोषक तत्व होते हैं उन्हें कोशिका द्रव्य में फैला दिया जाता है। ठीक, यही बात हमने क्या करी थी, देखी थी। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तत्पश्चात बचे हुए अपशिष्ट को झिल्ली से बाहर निकाल दिया जाता है। यानी कि जो क्या होगा, अपशिष्ट पदार्थ रहेगा, पाचन क्रिया और अवशोषण क्रिया के होने के बाद जो अपशिष्ट पदार्थ रहते हैं उन्हें क्या कर दिया जाता है, कोशिका से बाहर निकाल दिया जाता है, यानी कोशिका झिल्ली से बाहर निकाल दिया जाता है। यही बात यहाँ पे लिखी गई है। फिर लास्ट पॉइंट ऐसे है कि इस प्रकार के पाचन को अंतःकोशिकीय पाचन कहते हैं। जो इस प्रकार का पाचन हो रहा है, जो अमीबा में जिस तरह का पाचन पाया जाता है, उसे क्या कहते हैं, अंतःकोशिकीय पाचन कहते हैं। क्योंकि ये कहाँ पर हो रहा है, कोशिका के, सिर्फ एक कोशिका के अंदर हो रहा है, इसलिए हम क्या इसे बोलते हैं, अंतःकोशिकीय पाचन कहते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं मनुष्यों में पोषण, यानी कि न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस। ठीक है, ह्यूमन, ठीक है, जो भी आप बोल सकते हैं इसे। तो इसे हम कैसे कहते हैं कि मनुष्यों में पोषण प्राणी संभोजी विधि के द्वारा होता है, जिसमें निम्न प्रक्रियाएं होती हैं। देखिए जो मनुष्य होते हैं उसमें पोषण कैसे होगा, प्राणी संभोजी विधि के द्वारा होगा। तो सबसे पहली क्रिया होती है अंतग्रहण, इसे अंतग्रहण भी बोलते हैं, इंजेशन। दूसरी होती है पाचन, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं डाइजेशन। ठीक है, और तीसरी क्रिया होती है अवशोषण, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। और चौथी क्रिया होती है स्वांगीकरण, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं एसिमिलेशन। और आपकी पांचवी क्रिया होती है सबसे आखिरी बहिक्षेपण। ठीक है ना, इसे इंग्लिश में बोलते हैं इजेशन। ठीक है, तो इन सभी के बारे में हम बारी बारी से पढ़ेंगे कि अंतःग्रहण क्या होता है, पाचन क्या होता है, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं अंतःग्रहण, यानी कि इंजेशन। ठीक है ना, अंतःग्रहण को कैसे परिभाषित किया जाता है, भोज्य पदार्थों के शरीर में पहुंचने की क्रिया को अंतःग्रहण कहते हैं, अथवा बाहरी वातावरण से भोज्य पदार्थ को अनेक विधियों से ग्रहण करना अंतःग्रहण कहलाता है। ठीक है ना, देखिएगा भोजन क्या करना, अपने शरीर के अंदर ले जाना ही सिर्फ क्या कहलाता है, अंतःग्रहण कहलाता है। ठीक, कोई भोजन है उसे क्या किया, हमने अपने मुख में रखा, वही क्रिया क्या कहलाती है, अंतःग्रहण कहलाती है। चलिए अब दूसरी प्रोसेस देख लेते हैं, जिसे हम बोलते हैं पाचन, यानी कि डाइजेशन। तो बिना किसी देरी के देख लेते हैं डाइजेशन क्या होता है। भोजन के रूप में ग्रहण किए गए जटिल पदार्थ को सरल रूप में अपघटित करना पाचन कहलाता है। यानी कि जो हम भोजन ग्रहण करते हो कैसा होता है, जटिल होता है, और उसी के इसमें सरल रूप में अपघटित यानी कि तोड़ने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, पाचन कहलाती है। ठीक है ना, तो ये बात याद रखिएगा, पाचन किसे कहते हैं। ठीक है, मनुष्यों में भोजन के पाचन की
प्रक्रिया को दो भागों में बांटा जा सकता है, यानी कि जो पाचन की प्रक्रिया होती है इसे भी हम दो भाग में बांट सकते हैं। वो दोनों भाग क्या है भाई साहब? यांत्रिक या भौतिक पाचन, यानी कि मैकेनिकल और फिजिकल डाइजेशन। ये क्या होता है? यांत्रिक या भौतिक पाचन, इसके अंतर्गत क्या आता है उसे भी हम लोग देख लेते हैं। इसमें भोजन को चबाना, अमाशय में भोजन की लुगदी बनना, आहार नाल की क्रमाकुंचन गति यानी कि पेशीय संकुचन के कारण भोजन को आगे खिसकाना क्या कहलाता है? आदि सम्मिलित होते हैं। देखिए जो क्या करते हैं, हम मुंह में भोजन को कूचते हैं, ठीक है ना, कूचते हैं और वो सब क्या होते हैं? आपके आहार नाल में आगे बढ़ती है। ये सब किस में आता है? यांत्रिक पाचन यानी कि भौतिक पाचन के अंतर्गत आता है, ठीक है ना। ये सब सारी प्रक्रियाएं किस में है? यांत्रिक या भौतिक पाचन के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं दूसरा क्या होता है? रासायनिक पाचन यानी कि केमिकल डाइजेशन। नाम से स्पष्ट है, रासायनिक पाचन यानी कोई रसायन काम कर रहा होगा। देखिए इसके अंतर्गत पाचक ग्रंथियों द्वारा स्रावित रस के विकर यानी कि एंजाइम्स जटिल अघुलनशील भोज्य पदार्थ को सरल घुलनशील इकाइयों में तोड़ देते हैं, ठीक है। यानी कि रासायनिक पाचन में क्या होगा? जो भोजन हमने क्या किया, चबाकर अपने आमाशय में भेजा, ठीक है ना, तो उसमें क्या होंगे? कुछ एंजाइम्स होंगे जो जटिल पदार्थों को किस में बदल देंगे? सरल घुलनशील पदार्थों में बदल देंगे, ठीक है। देखिए ये एनिमेशन में भी दिखाया गया है। ऐसे आगे लिखा गया कि मनुष्य में पाचन निम्नलिखित पदों में संपन्न होता है। ये जो पाचन की प्रक्रिया होती है यह भी निम्नलिखित पदों में क्या होती है? संपन्न होती है। पहला क्या? मुख गुहिका में पाचन, फिर दूसरा क्या? ग्रास नली में पाचन, फिर आपका अमाशय में पाचन, ठीक है ना, फिर आगे हम पढ़ेंगे कहाँ पर? छोटी आंत में पाचन, ठीक है ना। तो इन सभी के बारे में हम क्या करेंगे? बारी बारी से भी पढ़ेंगे। तो चलिए देख लेते हैं सबसे पहले कि मुख गुहिका में पाचन कैसे होता है। अब हमारी हेडिंग क्या हो जाएगी भाई साहब? हमारी हेडिंग हो जाएगी मुख गुहिका में पाचन, यानी कि डाइजेशन इन बक्कल कैविटी, ठीक है ना। तो चलिए देख लेते हैं भाई साहब कैसे होगा पाचन, क्या क्या प्रक्रियाएं होंगी। मुख गुहा में भोजन का अंतःग्रहण या अंतग्रहण होता है। मुख में उपस्थित दांत भोजन को चबाते हैं तथा जीभ स्वाद का अनुभव कराती है, ठीक है। मुख गुहा में क्या होगा? भोजन का अंतःग्रहण होगा और दांत क्या होंगे? भोजन को चबाने का काम करेंगे और जीभ आप लोग पता ही है क्या करती है? स्वाद का अनुभव करवाती है। मुख गुहिका में उपस्थित लार ग्रंथियों से सिलेवरी एमाइलेज तथा लाइसोजाइम नामक एंजाइम स्रावित होता है जो कि भोजन के पाचन में निम्न प्रकार से सहायता करते हैं। देखिएगा मुख गुहिका में क्या होती है? लार ग्रंथियां होती हैं और उनसे दो तरह के एंजाइम निकलते हैं, एक सिलेवरी एमाइलेज और ये दूसरा क्या? लाइसोजाइम। तो इनका काम क्या होता है वे भी हम लोग देख लेते हैं। देखिएगा जो सिलेवरी एमाइलेज होता है, ठीक है ना, सिलेवरी एमाइलेज या इसी को क्या बोलते हैं? टाइलिन। ये क्या करता है? मंड को शर्करा में बदल देता है। इसका काम क्या होगा? सिलेवरी एमाइलेज या टाइलिन का काम क्या होगा? यह मंड को किसमें बदल देता है? शर्करा में बदल देता है। और देखिएगा लाइसोजाइम जो होता है भोजन में उपस्थित हानिकारक जीवाणुओं को क्या कर देता है? नष्ट कर देता है, यानी कि उन्हें मार देता है। लाइसोजाइम का काम क्या है? भोजन में उपस्थित हानिकारक जीवाणुओं को मारने का काम करता है। कौन? लाइसोजाइम करता है। देखिएगा देखिए कहने का मतलब ये है कि जब हम लोग कुछ भी खाते हैं, कुछ भी क्या करते हैं? चबाते हैं, तो हमारे मुंह में क्या होती है? लार, ढेर सारी लार बनती है। तो उसमें लार में क्या होता है? सिलेवरी एमाइलेज होता है और लाइसोजाइम होता है जो क्या करते हैं? अपना अपना काम करते हैं, ठीक है ना। तो ये सारी बातें हैं जो यहाँ पर लिखी गई हैं। तो चलिए चलते हम लोग आगे। आगे क्या है भाई साहब उसे भी देख लेते हैं। ग्रास नली में पाचन यानी कि डाइजेशन इन ओसोफेगस। तो ग्रास नली में कैसे पाचन होता है या ग्रसिका में कैसे पाचन होता है उसे भी हम लोग देख लेते हैं। ग्रास नली यानी कि ग्रसिका में पाचक ग्रंथियां अनुपस्थित होती हैं। इसका मुख्य कार्य भोजन का सम्मोहन ही है, अतः इसमें क्रमाकुंचन गति के कारण भोजन को आगे की ओर धकेला जाता है। देखिएगा जो ग्रसिका होती है, जो आपकी क्या है? ग्रसिका है, ये क्या है? बस एक नली है, ठीक है। इसमें कोई पाचक ग्रंथियां नहीं पाई जाती हैं। तो क्या करता है? जो मुख में हम लोग भोजन लेते हैं, ठीक है, चबाते हैं, उसे क्या करता है? एक माध्यम देता है आगे बढ़ाने का, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं आगे। अमाशय में पाचन यानी कि डाइजेशन इन स्टोमक। चलिए देख लेते हैं हम लोग अमाशय में कैसे पाचन हो रहा है। अमाशय थैलेनुमा भाग होता है जिसमें एक बार अंतःग्रहण किया हुआ भोजन एकत्रित हो जाने के बाद अमाशय की भित्ति में उपस्थित जठर ग्रंथियों यानी कि गैस्ट्रिक ग्लैंड्स द्वारा जठर रस यानी कि गैस्ट्रिक जूस का स्रावण होता है, ठीक है ना। अमाशय क्या? एक थैलीनुमा क्या होती है? संरचना होती है। जब भोजन सारा एकत्र हो जाएगा उसमें आकर, ठीक है ना, अंतःग्रहण किया हुआ भोजन, तो जठर ग्रंथियां क्या करती हैं? जठर रस का स्रावण करती हैं और उसमें क्या होते हैं? कुछ एंजाइम्स होते हैं। वही बात आगे आपको चल के पता चलेगी, ठीक है। देखिएगा अगर जठर रस में यानी कि जो जठर रस स्रावित हुआ जठर ग्रंथियों से, जठर रस में हाइड्रोक्लोरिकम, पेप्सिन, जठर लाइपेज, रेनिन आदि एंजाइम्स तथा श्लेष्म पाया जाता है।
इनका पाचन में निम्न प्रकार से योगदान होता है। देखिए जो सारी चीज़ें एंजाइम सारे पाए जा रहे हैं, इनका पाचन में कैसे योगदान है उसे हम लोग आगे चल के देखेंगे, ठीक है ना। तो चलिए देख लेते हैं सबसे पहले हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl का क्या काम होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl का क्या काम है पाचन में, ठीक है ना। देखिएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक अम्लीय माध्यम तैयार करता है जो पेप्सिन एंजाइम की क्रिया में सहायक होता है तथा भोजन में उपस्थित जीवाणुओं को भी मारता है। देखिएगा जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है क्या करता है, एक अम्लीय माध्यम तैयार करता है, ठीक है, जिसमें क्या होता है एक पेप्सिन एंजाइम होता है, वो उसी माध्यम में कार्य कर पाता है, ठीक है ना। और साथ ही साथ क्या करेगा, जीवाणुओं को मारने का भी काम करेगा, ठीक है ना। यानी कि जो मुग्गुआम जीवाणु नहीं मरे थे वो आकर किससे मर जाएंगे, HCl से मर जाएंगे। आगे देख लेते हैं मतलब पेप्सिन का काम क्या होता है। सॉरी थोड़ा सा दिक्कत हो गई। यह प्रोटीन पाचक एंजाइम होता है तथा प्रोटीन को पेप्टोन्स तथा पॉलीपेप्टाइड्स में तोड़ता है, ठीक है ना। जो देखिएगा पेप्सिन होता है क्या होता है, प्रोटीन पाचक एंजाइम होता है। यह प्रोटीन को किस में तोड़ेगा, पेप्टोन्स में और पॉलीपेप्टाइड्स में। देखिए वही बात यहाँ पर ऐसे नीचे लिख दी गई है, इसे आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। चलिए हम लोग चलते हैं आगे। रेनिन, ठीक है, रेनिन का क्या काम होता है उसे भी हम लोग देख लेते हैं। यह एंजाइम दुग्ध प्रोटीन यानी कि केसिन को पचाने का कार्य करता है। यह शिशुओं में पाया जाता है जबकि वयस्क मानव में अनुपस्थित होता है। वयस्क मानव में रेनिन का कार्य पेप्सिन द्वारा किया जाता है। देखिएगा जो रेनिन होता है यह कौन सा प्रोटीन का पाचन करता है, दुग्ध प्रोटीन। और दूध में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, केसिन, ठीक है ना। और ये किसमें से पाया जाता है, किसमें स्रावित होता है, सिर्फ शिशुओं में, छोटे बच्चों में, ठीक है ना। ये बात ध्यान दीजिएगा। अब देख लेते हैं जठर लाइपेज यानी कि गैस्ट्रिक लाइपेज, इसका काम क्या होता है। जठर लाइपेज का काम क्या है, इसके द्वारा वसा का आंशिक पाचन होता है। यह वसा को ट्राइग्लिसराइड में तोड़ता है, ठीक है ना। देखिए जठर लाइपेज क्या करेगा, यह वसा का पाचन करेगा और वो भी कैसा, आंशिक। यह वसा को किसमें तोड़ देता है, ट्राइग्लिसराइड में तोड़ देता है। देखिए एक बात आई थी श्लेष्मा के बारे में कि सामान्य परिस्थितियों में श्लेष्मा अमाशय के आंतरिक आस्तर की अम्ल से रक्षा करता है। जो श्लेष्मा होता है या अमाशय की जो आंतरिक दीवारें होती हैं उसको क्या करता है, अम्ल से रक्षा करता है। देखिए आपका जो अमाशय है, ठीक है ना, इसमें क्या होता है, इसमें श्लेष्मा भी पाया जाता है। आपने देखा था जठरस से जब निकल रहा था उसमें क्या था, श्लेष्मा भी था, ठीक है ना। एक ऐसा होता है क्षारीय प्रकृति का होता है, एक ऐसा होता है क्षारीय प्रकृति का होता है। और जो अम्ल होता है या अम्ल से क्रिया करके क्या कर देता है, उसे उदासीन कर देता है और आपके आमाशय की जो आंतरिक अस्तर होती है उससे क्या हो जाती है, सुरक्षा मिल जाती है इसको, ठीक है ना। तो ये बात यहाँ पर ऐसे लिख दी गई है। जो श्लेष्मा स्रावित हो रहा था कैसा था, क्षारीय प्रकृति का था, ठीक है ना। अब आगे देख लेते हैं कि अमाशय में भोजन 3 से 4 घंटे रहता है। मंथन गतियों के कारण भोजन भूरे रंग के लेई जैसी गूदी में परिवर्तित हो जाता है जो कायम कहलाता है, जहां से भोजन धीरे धीरे ग्रहणी में पहुंचता है, ठीक है ना। अब देखिए जो अमाशय में भोजन कब तक रहेगा, 3 से 4 घंटे तक के लिए रहेगा। और अमाशय में कुछ क्या होती हैं, गतियां होती हैं, और उस गतियों से भोजन क्या होता है, एक लेई जैसे संरचना में बदल जाता है, जिसे क्या बोलते हैं, कायम बोलते हैं। फिर वहां से भोजन क्या होगा, धीरे धीरे ग्रहणी की तरफ आगे बढ़ेगा, ठीक है ना। तो देखिए तो हमारा टॉपिक होगा क्या, छोटी आंत में पाचन, ठीक है। इससे पहले हमने कहाँ पर पढ़ा था, अमाशय में पढ़ा था और कहाँ पर, मुग्गुआ में पढ़ लिया था, ठीक है। तो अब हम कहाँ पर पढ़ेंगे, छोटी आंत में पाचन पढ़ेंगे। देख लेते हैं भाई सब कैसे कैसे होता है छोटी आंत में पाचन। कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख गुहिका से तथा प्रोटीन व वसा का पाचन अमाशय से प्रारंभ हो जाता है, परंतु पाचन की क्रिया प्रमुख रूप से छोटी आंत में संपन्न होती है, ठीक है ना। देखिए यही बात यहाँ पे लिखी क्या है, देखिए जो कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है वो कहाँ से स्टार्ट हो जाता है, मुख से, यानी कि मुख गुहिका में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। और प्रोटीन और वसा का पाचन कहाँ से, अमाशय से ही प्रारंभ हो जाता है। लेकिन यहाँ पर पूरा नहीं होता है, पूरा कहाँ पर होगा जाकर, छोटी आंत में पाचन संपूर्ण तरीके से क्या होता है, पूर्ण होता है। यही बात यहाँ पर बताई गई है। फिर आगे देखिएगा, छोटी आंत के अग्रभाग जो कि ग्रहणी कहलाता है में यकृत से पित्त रस एवं अग्न्याशय से अग्न्याशयी रस भी आकर पाचन क्रिया में सहायता करता है, ठीक है। देखिएगा यही क्या होता है आपका जो एक ग्रहणी है, ठीक है, यहाँ पर देखिए मार्क की गई है ग्रहणी में क्या होगा, यकृत से क्या आएगा, पित्त रस आएगा और अग्न्याशय से अग्न्याशयी रस आकर क्या करते हैं, पाचन में मदद करते हैं, ठीक है। अब देखिए पित्त रस क्या करता है काम, इसे पित्त रस, इसे इंग्लिश में बोलते हैं बाइल जूस, ठीक है ना, बाइल जूस इंग्लिश में इसे बोलते हैं। तो चलिए देख लेते हैं इसका काम क्या होता है। देखिए पित्तरस का मुख्य कार्य वसा का इमल्सीकरण करना तथा अमाशय से प्राप्त भोजन के माध्यम को अम्लीय से क्षारीय बनाना है।
देखिए जो पित्त रस होता है इसका मेन काम क्या है, यह वसा को क्या करता है, वसा का इमल्सीकरण करता है, ठीक है ना, वसा का क्या करेगा, इमल्सीकरण करेगा। और दूसरा मुख्य कार्य क्या है, भोजन के माध्यम को क्या बनाता है, अम्लीय से क्षारीय बनाता है, ठीक है ना, अम्लीय से क्या बनाएगा, क्षारीय बनाता है। ये बात क्या करेंगे आप लोग ध्यान देंगे, ठीक है। अब देख लेते हैं अग्न्याशयी कार का अग्न्याशयी रस का क्या काम है, यानी कि पेनक्रियाटिक जूस का क्या काम होता है, ठीक है ना, अग्न्याशयी रस। देखिएगा अग्न्याशयी रस का श्रावण करता है जो क्षारीय होता है। अग्न्याशयी रस निम्न प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। जो अग्न्याशयी रस होते हैं इसमें क्या होते हैं, कई प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, उनके क्या क्या काम होते हैं उसे भी हम लोग क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं अच्छे से भाई साहब, ठीक है ना। देखिए पहला जो एंजाइम होता है उसे बोलते हैं एमाइलेज या एमाइलोप्सिन, ठीक है ना। जो पहला एंजाइम होता है उसे क्या बोलते हैं, एमाइलेज या एमाइलोप्सिन बोलते हैं। यह क्या करेगा, यह मंड को माल्टोज शर्करा में बदलता है, अर्थात पॉलीसेकेराइड को डाइसेकेराइड में बदलता है। यह क्या करेगा, मंड जो होता है उसे किस में बदलता है, माल्टोज में बदल देता है। देखिएगा मंड क्या है, एक तरह का पॉलीसेकेराइड है, ठीक है, इसे किस में चेंज कर देगा, माल्टोज शर्करा में चेंज करेगा, ठीक है ना, बदल देगा। और माल्टोज शर्करा क्या है, एक डाइसेकेराइड होता है, ठीक है। तो ये बात यहाँ पर लिखी गई है, ठीक है। दूसरा एंजाइम होता है लाइपेज या स्टेप्सिन, ठीक है ना, लाइपेज या स्टेप्सिन होता है। इसका काम क्या होता है, यह इमल्सीकृत वसा को वसई अम्ल तथा ग्लिसरॉल में बदल देता है। यह क्या करेगा, इमल्सीकृत वसा जो है उसे किस में बदल देगा, ग्लिसरॉल में बदल देगा और वसी अम्ल में बदल देगा। वही यहाँ पर बात लिख दी गई है, इमल्सीकृत वसा को किस में बदल दिया, वसी अम्ल और ग्लिसरॉल में चेंज कर दिया, ठीक है। तो ये बात यहाँ पर ऐसे रिएक्शन के माध्यम से लिख दी गई है, रासायनिक समीकरण के रूप में लिख दी गई है, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग चलते हैं आगे, देख लेते हैं और भी चीजें। और देखिए हमारा जो तीसरा होता है, इसमें देखिए दो एंजाइम है, एक ट्रिप्सिन होता है तथा क्राइमोट्रिप्सिन। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यह क्या करेंगे, इन दोनों का काम एक ही होता है, तो एक ही जगह लिख दिया गया है। यह प्रोटीन को पेप्टोन्स तथा पॉलीपेप्टाइड्स में बदल देता है। यह क्या करते हैं दोनों एंजाइम, या प्रोटीन को, जो प्रोटीन होता है इसको किस में बदल देंगे, पेप्टोन्स में और पॉलीपेप्टाइड्स में बदल देंगे, ठीक है ना। तो इसका मेन काम होता है इन दोनों एंजाइम का, तो इसे क्या कर लेंगे आप लोग, याद रख लेंगे। देखिएगा उपयुक्त दोनों रसों यानी कि पित्त रस और अग्न्याशयी रस के अतिरिक्त छोटी आंत में आंतरिक रस का भी श्रावण होता है, जिसे सक्कस इंटेरिकस भी कहते हैं। इसमें पाए जाने वाले एंजाइम निम्न प्रकार से पाचन में सहायता करते हैं, ठीक है ना। देखिएगा जो उपयुक्त दो रस थे कौन से, पित्त रस और अग्न्याशयी रस। इसके अलावा कौन एक रस होता है, आंतरिक रस होता है, ठीक है ना, यानी कि जो आंत से स्रावित होता है उसे क्या बोलते हैं, आंतरिक रस बोलते हैं, ठीक है। तो उसमें कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं, उनका क्या काम काम होता है उसे हम लोग देख लेते हैं। पहला एंजाइम होता है आपका कार्बोहाइड्रेट पाचक एंजाइम। ये क्या करेगा, यह अग्न्याशयिक रस के एमाइलेज से प्राप्त डाइसैकेराइड को मोनोसैकेराइड में बदलता है। यानी कि जो अग्न्याशयिक रस से जो एमाइलेज एंजाइम था उसने क्या क्या था, पॉलीसैकेराइड को डाइसैकेराइड में बदला था, और ये क्या करेगा, डाइसैकेराइड को मोनोसैकेराइड में बदलेगा। तो सबसे पहला एंजाइम होता है सुक्रेज। ये क्या करेगा, इस सुक्रोज को ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज में तोड़ता है। पहला एंजाइम क्या होगा इसमें, कार्बोहाइड्रेट पाचक में सुक्रेज होता है, ठीक है ना। ये क्या करता है, इस सुक्रोज शर्करा को, सुक्रेज जो एंजाइम होता है किसमें तोड़ेगा, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में तोड़ देगा, ठीक है। याद रखिएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। जो ज वाला हो क्या है, एंजाइम है, और ये क्या है, सुक्रोज क्या है आपका, डाइसैकेराइड होता है, और ग्लूकोज और फ्रक्टोज क्या है, मोनोसैकेराइड है, ठीक है, यानी कि सरल अणु है, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे चल लेते हैं, आगे देख लेते हैं। फिर हमारा दूसरा होता है लैक्टेज। लैक्टेज एंजाइम होता है, लैक्टेज एंजाइम क्या करता है, ये लैक्टोस, ठीक है। देखिए लैक्टेज एंजाइम किसको, लैक्टोस को ग्लूकोज तथा गैलेक्टोज में तोड़ता है, ठीक है। तो ये बात देखिए यहाँ पर भी ऐसे रिएक्शन के माध्यम से लिख दी गई है। देखिए जो लैक्टोज शर्करा है इसको लैक्टेज एंजाइम किस में तोड़ दे रहा है, ग्लूकोज और आपकी गैलेक्टोज में क्या कर दे रहा है, तोड़ दे रहा है। ये बात यहाँ पर ऐसे लिख दी गई है, ठीक है। तो चलिए अगले एंजाइम के बारे में हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो अगला एंजाइम होता है इसी में कार्बोहाइड्रेट पाचक एंजाइम में, यानी तीसरा एंजाइम में हो गया कौन सा, माल्टेज, ठीक है ना। कार्बोहाइड्रेट पाचक एंजाइम में हम लोग पढ़ रहे हैं। ये क्या करेगा, माल्टोज शर्करा को ग्लूकोज के 2 अणुओं में तोड़ता है, ठीक है ना। माल्टोज शर्करा को किसमें तोड़ेगा, ग्लूकोज के 2 अणुओं में तोड़ेगा। तो ये बात यहाँ पर ऐसे ही लिख दी गई, माल्टोज को माल्टेज एंजाइम क्या किया, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में क्या कर दिया, तोड़ दिया, यानी कि ग्लूकोज के 2 अणु का क्या कर दिया, निर्माण कर दिया, ठीक है ना। तो ये बात यहाँ पर ऐसे लिख दी गई है। तो चलिए चलते हम लोग आगे देख लेते हैं भाई साहब क्या होने वाला है। देखिए अब हमारा दूसरा एंजाइम होता है, ठीक है, जो आंतरिक रस से स्रावित होता है। ये दूसरा एंजाइम कौन है, इरेप्सिन है। ये क्या करेगा, ये शेष प्रोटीन को अमीनो अम्ल में तोड़ देता है, यानी तोड़ता है या बदल देता है। जो शेष प्रोटीन बच जाता है उसे किसमें बदल देगा, अमीनो अम्ल में तोड़ देगा, ठीक है। और तीसरा एंजाइम होता है आपका आंतरिक रस का कौन सा, लाइपेज या स्टेप्सिन होता है, ठीक है ना। लाइपेज या स्टेप्सिन होता है, ये क्या करता है, वसा का पाचन करता है, यानी कि जो बची हुई वसा होगी उसका क्या कर देगा, या पाचन कर देगा, और इस प्रकार से क्या हो जाएगा, छोटी आंत में पाचन पूर्ण हो जाएगा,
ठीक है, देखिए ये बात यहाँ पर ऐसे लिख दी गई है। इस प्रकार तीनों पाचक रसों यानी कि पित्त रस, अग्नाशयिक रस और क्या आंतरिक रस की विभिन्न अभिक्रियाओं द्वारा छोटी आंत में भोजन का पाचन पूर्ण होता है। ठीक है ना, इन तीनों रसों की क्रियाओं के द्वारा क्या होगा, छोटी आंत में भोजन का पाचन पूर्ण रूप से क्या हो जाएगा, पूर्ण हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसके बाद कौन सी प्रोसेस होती है, यानी कि पाचन की क्रिया यहाँ पर क्या हो गई, समाप्त हो गई। अब क्या कौन सी क्रिया होगी, ठीक है, अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो लेक्चर देखा होगा तो आपको याद आ रही होगी कौन सी क्रिया होती है, अवशोषण की होती है। पहले क्या होती है, अंतःग्रहण होती है, फिर पाचन होती है, फिर उसके बाद क्या होती है, अवशोषण की क्रिया होती है, जो कि हम क्या करेंगे अभी पढ़ेंगे। अवशोषण के क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। तो चलिए देख लेते हैं अवशोषण किसे कहते हैं भाई साहब। ठीक है, अवशोषण कैसे होएगा। पचित भोजन को आंत की भित्ति अवशोषित कर लेती है। ठीक है ना, क्षुद्रांत छोटी आंत के आंतरिक आस्तर पर अनेक अंगुली जैसे प्रवर्ध होते हैं, जिन्हें दीर्घरोम या रसांकुर कहते हैं। ये अवशोषण का सतही क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं। दीर्घरोम में रुधिर वाहिनियों का जाल होता है, जो भोजन को अवशोषित करके प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या किया गया है, रसांकुर का एक फिगर ऐसे बना दिया गया है, आप इसे आराम से देख सकते हैं। ठीक है, तो अवशोषण का काम क्या होता है भाई साहब, अवशोषण किसके द्वारा होता है, जो छोटी आंत की दीवारें होती हैं उसमें क्या होती है, कई सारे अंगुली से प्रवर्ध होते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, रसांकुर कहते हैं। और ये रसांकुर क्या करते हैं, भोजन को अवशोषित करके, पोषक तत्वों को अवशोषित करके रुधिर वाहिनियों के माध्यम से कहाँ तक पहुंचा देते हैं, प्रत्येक कोशिका में पहुंचा देते हैं। और इसी प्रोसेस को हम इसी क्रिया क्या बोलते हैं, अवशोषण बोलते हैं। देखिए अवशोषण के बाद होता है स्वांगीकरण यानी कि एसिमिलेशन, इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एसिमिलेशन बोलते हैं। देखिएगा अब स्वांगीकरण किसे कहते हैं, इसके बारे में हम लोग जान जाते हैं। पचे हुए पदार्थ कोशिका द्रव्य में पहुंचकर विलीन हो जाते हैं, इस प्रक्रिया को स्वांगीकरण कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर इनका उपयोग ऊर्जा प्राप्त करने, नए ऊतकों के निर्माण और पुराने ऊतकों की मरम्मत में होता है। ठीक है, यानी कि जो हमने अवशोषण किया पोषक पदार्थों को, ठीक है ना, उसका कोशिका द्रव्य में जाकर विलीन हो जाना ही क्या कहलाता है, स्वांगीकरण कहलाता है। और इसका उपयोग कैसे करते हैं हम लोग, ऊर्जा के रूप में करते हैं, नए ऊतकों के निर्माण में करते हैं और पुराने ऊतकों की मरम्मत में करते हैं। ठीक है ना, स्वांगीकरण। ठीक है, तो इसको आप क्या कर लेंगे, याद करेंगे। अब देखिएगा नेक्स्ट जो हमारी प्रोसेस होती है, यानी कि अगला जो हमारा स्टेप होता है वो क्या होता है, मल परित्याग, या जिसे हम बोलते हैं बहिक्षेपण बोलते हैं, इजेशन बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, अब देख लीजिए भाई साहब ये सब क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। बिना पचा भोजन बृहदांत यानी कि बड़ी आंत में भेज दिया जाता है, जहां दीर्घरोम इस पदार्थ से जल का अवशोषण कर लेते हैं। अन्य पदार्थ गुदा यानी कि एनस द्वारा शरीर के बाहर कर दिया जाता है। इस क्रिया को बहिक्षेपण कहते हैं। देखिएगा इसका मतलब है कि जो बिना पचा हुआ भोजन था उसे हमने कहाँ पर भेज दिया, बड़ी आंत में भेज दिया। ठीक है, बड़ी आंत में हमने नहीं भेजा, वो चला जाता है। ठीक है ना, और वहाँ पर क्या जो दीर्घरोम होते हैं जल का अवशोषण कर लेते हैं, और जो बेकार चीजें होती हैं उसे शरीर से क्या कर देते हैं, बाहर कर देते हैं। ठीक है ना, और क्योंकि वो हमारे किसी काम का नहीं होता है, तो इसी प्रोसेस को, इसी क्रिया को क्या बोलते हैं, बहिक्षेपण कहते हैं। ठीक है, देखिएगा आप लोग क्या करिएगा, ये जो फिगर है आपके एनसीईआरटी में दिया गया है, इसे बना लीजिएगा आप लोग। ठीक है ना, बनाना सीख लीजिएगा, क्योंकि ये फिगर भी पूछ लेता है कभी कभी। अगर आप लोगों को डिफिकल्ट लगता है तो आप ऐसे भी इसको क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। थोड़ा इधर वाला सिंपल वाला वे में है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। ठीक है, तो तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।